हाय सुधा, कैसी हो? फोन उठाते ही दूसरी तरफ से किरण का चहकता स्वर सुनाई दिया। अरे किरण, तू कैसी है? कितने दिनों बाद याद आई आज मेरी। किरण की आवाज सुनते ही सुधा खुशी से बोली, तो तूने ही मुझे इतने दिन कहाँ याद किया मेरी जान? कहते हुए किरण जोर का ठहाका लगाकर हंसती। अच्छा, ये गर्लफ्रेंड वाली शिकवे शिकायतों की बातें छोड़ और ये बता, आज घर पर ही है या कहीं जा रही है? नहीं, कहीं नहीं जा रही, घर पर ही हूँ, सुधा ने कहा। ठीक है, तो सुबह 10 बजे डेंटिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट है, तेरा घर उधर ही है, तो सोचा आज तुझसे भी मिल लूं। 11:30 बजे तक फ्री होकर तेरे घर आती हूँ, बाय। इससे पहले कि सुधा कुछ पूछ पाती उसे क्या हुआ है, किरण ने फोन काट दिया। फिर सुधा भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने में लग गई ताकि उसके आने से पहले फ्री हो जाए और उसके साथ चैन से बैठकर बातें कर पाए। सुधा जब किराए के मकान में रहती थी तब किरण उसकी पड़ोसन थी। हंसमुख स्वभाव की किरण के साथ जल्द ही सुधा की पक्की दोस्ती हो गई। 3 साल सुधा उस मकान में रही। इन 3 सालों में वह और किरण एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे। हर सुख दुख, बाहर आना जाना, पिक्चर देखना, शॉपिंग करना, कितने सुखद दिन थे वे। फिर सुधा अपने घर में शिफ्ट हो गई। ठीक 11:30 बजे किरण आ गई। सुधा काम निपटाकर बेचैनी से उसकी राह देख रही थी। आते ही दोनों सहेलियां आत्मीयता से गले मिली। पहले ये बता कि डॉक्टर के यहाँ क्यों गई थी? सुधा ने चिंतित भरे लहजे में पूछा। अरे कुछ नहीं बाबा, दांत में दर्द था तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया। आज ड्रेसिंग करवाने आना था तो सोचा इसी बहाने तुझसे मिल लूं। वैसे तो घर छोड़कर न तेरा आना हो पाता है और न मेरा। किरण सोफे पर बैठती हुई बोली। अच्छा किया तूने जो चली आई, कम से कम मिलना तो हुआ। एक समय था कि सुबह दोपहर शाम जब मन होता पहुंच जाते थे एक दूसरे के पास, और कहाँ अब 2-2.5 साल हो गए मिले हुए। सुधा भी सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली। और बता क्या चल रहा है आजकल? किरण ने पूछा और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया जहाँ की बातों का सिलसिला। लेकिन किरण देख रही थी कि सिद्धा बहुत धीमी आवाज में बातें कर रही है और खास तौर पर हंसते हुए वो बहुत ही असहज हो जाती। वो आवाज भी धीमी कर लेती। किरण के अनुसार घर में कोई नहीं था, बच्चे स्कूल जा चुके थे और सुधा के पति ऑफिस। तब सुधा इतनी असहज क्यों है? आखिरकार किरण से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया। क्या बात है सुधा, कुछ परेशान सी हो? सब ठीक तो है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अनु ऊपर वाले कमरे में बैठी है इसलिए, और कुछ नहीं। वह सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। सुधा तभी आवाज में बोली। अरे वाह, अनु आई हुई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। बुलाना उसे। ऊपर क्या कर रही है? नहाने गई है क्या? किरण ने चहककर एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले। आई हुई नहीं है यार, वह तो शादी के 4 महीनों बाद से ही यही है, सुधा ने उदास स्वर में कहा। यही है? लेकिन क्यों? किसी बुरी आशंका से किरण का कलेजा धड़क गया। अनु सुधा की इकलौती ननद है। 2 साल पहले बहुत धूमधाम से सुधा और उसके पति राजीव ने उसका विवाह किया था। लोग वाह वाह कर उठे थे। देखभाल कर बहुत अच्छे घर में विवाह किया था उसे। लड़का भी हर तरह से गोरी था। फिर अचानक कुछ नहीं, वही दूसरी औरत का चक्कर। जल्दी अनु को पता चल गया कि अभिषेक का शादी के बहुत पहले से ही अपनी कंपनी में काम करने वाली एक विवाहित औरत से अफेयर है। अपने पति से तलाक लेकर अभिषेक से शादी तो नहीं कर रही पर उसे छोड़ भी नहीं रही। अभिषेक भावनात्मक रूप से उस औरत के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था कि ना तो वह किसी भी तरह से अनु से तालमेल बिठा पा रहा था और ना ही उसे स्वीकार कर पा रहा था। माँ बाप के दबाव में आकर अनु को उस घर की बहू तो बना दिया, लेकिन अपनी पत्नी नहीं बना पाया। बेचारी अनु अंदर तक टूट गई। सबके समझाने धमकाने मिन्नतें करने किसी का भी उन दोनों पर असर नहीं हुआ। सबके सामने अभिषेक और वह औरत अपने रिश्ते से साफ मुकर जाते। अनु उम्र भर तो किसी की बहू बनकर नहीं रह सकती थी ना। आखिर उस बेचारी के भी कुछ अरमान उमंगे थी अपने पति से, लेकिन सब खाक हो गया। आखिर फैमिली कोर्ट में चुपचाप आपसी रजामंदी से तलाक दिलवाकर हम अनु को घर ले आए, सुधा ने संक्षेप में बताया। बस तब से 1.5 साल हो गया बेचारी इतनी मानसिक त्रासदियों से गुजरती है कि जीवन से ही निराशा हो गई है। रात दिन चुपचाप पड़ी रहती है। लोग पूछने ना लगे इसलिए अपने आप को घर में ही कैद कर रखा है। कहीं नहीं निकलती, किसी से मिलती जुलती नहीं। उसके दुख से दुखी होकर हम भी कहीं आ जा नहीं पाते। उसके उदास व निराश चेहरे को देखकर मन ही नहीं करता, न बाहर जाने का, न तीज त्योहार मनाने का। एक इंसान की गलती की वजह से कितनी जिंदगियों में वीरानी फैल गई। पूरे घर में हर समय नकारात्मकता छाई रहती है। समझ नहीं आता इस स्थिति से हम कैसे बाहर निकले। हर समय घर में घुटन भरा माहौल रहता है। अथर्व और ईशानी भी सहमे सहमे से रहते हैं। किरण सुधा के चेहरे पर उदासी और घुटन की घनी छाया देख रही थी। किरण के आने से कुछ समय के लिए सुधा के मन से वह छाया लुप्त जरूर हो गई थी, लेकिन अतीत की बात आते ही फिर से घनी होकर चेहरे पर छा गई। किरण स्थिति की गंभीरता को समझ गई। ऐसी हताशा से उबरना और दूसरे को उबारना कितना मुश्किल होता है यह वह समझती थी। 5 मिनट तक दोनों के बीच मौन पसरा रहा। फिर किरण ने ही सवाल किया। अनु की दूसरी शादी करने की नहीं सोची? तलाक तो हो ही चुका है। वह शादी और पुरुष के नाम से ही इतनी विरक्त हो चुकी है कि इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। बहुत कोशिशों की मगर वह डिप्रेशन से ग्रस्त हो चुकी है। क्या करे? सुधा की आंखें डबडबा आई। किरण समझ रही थी कि अनु के हालात का असर न सिर्फ घर पर बल्कि सुधा के दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ रहा होगा। वह और राजीव शायद पिछले 1.5 साल से फिल्म देखने या घूमने भी नहीं जा पाए होंगे। घर में भी खुलकर बातें या हंसी मजाक नहीं कर पाते होंगे। इस बीमारी का इलाज तो तुझे ही करना होगा। अनु की बीमारी को तुम सब कब तक भुगते रहोगे? किरण ने सहानुभूति से कहा।
ये तो ऐसा दर्द है जो लगता है उम्र भर के लिए मिल गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अनु को इस दर्द से कैसे उबारे। सुधा दुखी स्वर में बोली। डॉक्टर नब्ज देखता है, बीमारी पहचानता है और फिर इलाज भी करता है। बिना इलाज किए छोड़ नहीं देता। इसी तरह जीवन में भी दर्द और परेशानियां होती है। सिर्फ बर्दाश्त करते रहने से बात नहीं बनती, उन्हें दूर तो करना ही पड़ता है। समय रहते इलाज करना पड़ता है। शरीर के दर्द में डॉक्टर दवा देता है, दर्द बहुत ज्यादा हो तो इंजेक्शन लगाता है। मन के दर्द में राहत देने के लिए हमें ही एक दूसरे के लिए दवा का काम करना पड़ता है। तुम भी अनु के लिए दवा बन जाओ, चाहे शुरू में थोड़ी कड़वी ही लगे, लेकिन तभी वह दर्द से बाहर आ सकेगी, किरण ने समझाया। सुधा सोच में डूबी बैठी रही। सचमुच अनु का दर्द तो कम नहीं हुआ, उल्टे वे सब एक बोझिल दर्द के नीचे दबकर छटपटा रहे हैं, खुद वह, राजीव और बच्चे सब। चल अब फटाफट 3 कप चाय बना, ऊपर अनु के साथ बैठकर पीते हैं। किरण ने सिर झटककर जैसे माहौल में फैले तनाव को दूर करना चाहा, लेकिन अनु तो किसी से मिलना ही नहीं चाहती, किसी को भी देखते ही बहुत असहज हो जाती है। सुधा संकित स्वर में बोली। थोड़ी देर तक ही असहज रहेगी, फिर अपने आप सहज हो जाएगी, तू मुझ पर विश्वास तो रख, किरण मुस्कुराते हुए बोली। सुधा एक ट्रे में चाय बिस्कुट ले आई और फिर दोनों अनु के कमरे में आ गई। किरण ने देखा कि अनु खिड़की के बाहर कहीं शून्य में झांक रही थी। किसी के आने का आभास होते ही उसने दरवाजे की तरफ देखा। सुधा के साथ किरण को आया देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि उसके बारे में सुनकर वे उससे सहानुभूति जताएंगी, उसे बेचारी की नजरों से देखेंगी, फिर उसके घाव हरे हो जाएंगे। अनु का हताश पीड़ा से भरा चेहरा देखकर किरण का दिल पसीज गया, लेकिन अभी समय खुद दर्द में डूबने का नहीं, बल्कि अनु को दर्द से बाहर निकालने का है। किरण ने चाय पीते हुए पुरानी बातें शुरू करनी कर दी। कॉलेज, पुराने मोहल्ले, बाहर घूमने फिरने के दिनों की मस्ती भरी यादें। किरण देख रही थी कि अनु के चेहरे से असहजता के भाव धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, वह सामान्य हो रही है। 10-15 मिनट बाद ही जब अनु को भरोसा हो गया कि किरण उसके घाव को रेत कर उसे दर्द देने नहीं आई है, तो उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए और वह सामान्य होकर भी कभी मुस्कुरा देती तो कभी एक आध शब्द बोल देती। सुधा के चेहरे से भी तनाव की परतें छटने लगी। करीब 1 घंटे तक सामान्य हल्की फुल्की बातें करने के बाद अचानक किरण बोली, आज मैं डेंटिस्ट के यहाँ गई थी। बहुत दिनों से दाढ़ में असहनीय दर्द हो रहा था। उस दर्द की वजह से सिर, गर्दन, जबड़े सब कुछ दर्द करने लगा था, यहाँ तक कि बुखार तक रहने लगा था। बहुत परेशान हो गई थी। एक छोटी सी दाढ़ ने पूरे शरीर को त्रस्त कर दिया था। शरीर ही क्यों, पूरी दिनचर्या, जीवन सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। आखिर डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके सड़ी हुई नर्व को निकाल दिया। अब चैन मिला, दर्द खत्म हो गया, अब जीवन, दिनचर्या सब कुछ ठीक हो गया। अनु और सुधा आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी कि अचानक ये क्या बात छेड़ दी किरण ने। दोनों को समझ पाती उससे पहले ही किरण ने अनु से एक अजीब सवाल कर दिया। अच्छा बताओ अनु, मैंने सड़ी नर्व निकलवा कर ठीक किया या नहीं, या मुझे उम्र भर वह दर्द सहते रहना चाहिए था? क्या उसी दर्द को सहते हुए अपना जीवन, घर परिवार सब कुछ अस्त व्यस्त कर देना चाहिए था? अनु अचकचा गई कि इस सवाल का क्या तुक है, फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर जवाब दिया, नहीं, किसी भी दर्द को क्यों सहना, आपने ठीक ही किया कि उसका इलाज करवाकर दर्द से निजात पा ली, यही तो करना चाहिए था। तो बस फिर अनु, अभिषेक भी तुम्हारी वही सड़ी हुई नर्व है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा जीवन दर्द से उभरता जा रहा है और अस्त व्यस्त हो रहा है। समय रहते उसे अपने जीवन से उखाड़ फेंको। थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन आगे पूरा जीवन दर्द रहित और सुखमय गुजरेगा, तुम्हारा भी और दूसरों का भी। बल्कि कीड़ा एक दांत के बाद दूसरे दांतों को भी धीरे धीरे खराब करता जाएगा, वे भी बेवजह दर्द और सड़न के शिकार हो जाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? किरण ने अनु के हाथ पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। हाँ दीदी, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हो, अनु कांपते स्वर में बोली। किरण ने अपनी घड़ी देखी और फिर बोली, अरे बाप रे, 2 बज गए, बातों में समय कब कट गया पता ही नहीं चला। बच्चों के घर आने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। अचानक अनु ने किरण का हाथ पकड़ लिया। फिर कब आओगी दीदी? सुधा सुखद आश्चर्य से भर गई। आज तक अनु सबसे कतराती रही थी, उसे किसी से भी मिलने में डर लगता था, और आज वह खुद किरण से आग्रह कर रही है आने के लिए। मैं बहुत जल्दी आऊंगी, किरण मुस्कुराकर बोली। याद रखना अनु, डर किसी पर तब तक ही हावी रहता है जब तक वह उसे भागता रहता है। जिस दिन वह तनकर उसका सामना करने खड़ा हो जाता है, उसी पल खत्म हो जाता है। मेरी बात पर थोड़ा सोचना, कह किरण फिर आने का वादा करके चली गई। महीनों बाद अनु अपने कमरे से बाहर आंगन तक उठकर आई किरण को विदा करने। सुधा देख रही थी, कुछ मिनटों में ही अनु के चेहरे पर हल्की सी रंगत आ गई है। उस दिन अनु ने बच्चों से हंसकर बातें की, उन्हें होमवर्क करवाया और फिर रात के खाने की तैयारी में सुधा की हेल्प की। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए सुधा की बेटी ईशानी ने उसे फिर टोका, मम्मी आज मेरे सॉफ्ट टॉय जरूर धो देना प्लीज। हाँ बेटा, आज धो दूंगी। बच्चों को स्कूल और राजीव को ऑफिस भेजने के बाद सुधा ने घर के बाकी काम निपटाए। अनु की मदद से उसका काम आज जल्दी खत्म हो गया। तब उसे याद आया कि बच्चों के सॉफ्ट टॉयज धोने हैं। बच्चों के कमरे में गई और अलमारी से खिलौने निकालने लगी। बटरफ्लाई, कछुआ, बिल्ली, अलग अलग तरह के टेडी बियर। उसे याद आया इनमें से अधिकांश खिलौने तो अनु ने बनाए थे बच्चों के लिए। अनु खुद खिलौनों के पैटर्न्स और डिजाइन बनाती, फिर बाजार से खिलौने के हिसाब से फर, चाइना फर, एक्रेलिक क्लॉथ, आंखें, नाक आदि खरीदती और टॉयज बनाती। उसकी बनाई
बटरफ्लाई तो इतनी सुंदर और प्यारी थी कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के लिए भी बनवाई थी उससे। अनु के हाथ में इतनी सफाई थी कि खिलौने बिल्कुल रेडीमेड लगते थे। सुधा ने सॉफ्ट टॉयज धोकर सूखने रख दिए और फिर अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। उसे जल्दी टॉयज बनाने का सामान, फर आदि मिल गए। फिर मन ही मन कुछ सोचकर वह मुस्कुरा दी। शाम को सुधा ने ईशानी और बेटे अथर्व को कुछ सिखा पढ़ाकर अनु के पास भेजा। बच्चे खिलौने लेकर अनु के पास गए। बुआ, आप पहले हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर खिलौने बनाती थी, आप भी बनाइए ना। ये बटरफ्लाई पुरानी हो गई है, मेरे लिए नई रंग बिरंगी बटरफ्लाई बना दो ना प्लीज, ईशानी ने मनोहार से कहा। बुआ, आपने दीदी के लिए कितने टॉयज बनाए थे और मेरे लिए एक भी नहीं, मुझे भी चश्मे वाला टेडी बियर बना दो, मैंने अथर्व ने शिकायत करते हुए कहा। अरे अरे मेरा प्यारा बेटा, नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए भी ढेर सारे टॉयज बना दूंगी, अनु ने अथर्व को गोद में लेते हुए प्यार से कहा। अगले दिन अनु ने भी अलमारी खंगाली। सुधा ने तो थैली पहले ही ढूंढ रखी थी, जल्दी मिल गई। अनु ने उसमें से सामान निकालकर टेडी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन टेडी के लिए चश्मा नहीं था। अनु ने छोटा सा टेडी बना दिया और एक रंग बिरंगी बटरफ्लाई भी। जब ईशानी और अथर्व स्कूल से आए तो टॉयज देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अथर्व जिद पर अड़ा रहा कि उसे टेडी के लिए चश्मा चाहिए। ठीक है बेटा, कल मार्केट से ले आऊंगी जाकर, अनु ने कहा। तो मेरे लिए बड़ी वाली कैट का सामान भी ले आना, ईशानी ने झट अपनी फरमाइश रख दी। काम निपटाने के बाद अनु ने सुधा से मार्केट चलने को कहा तो वो खुशी से खिल गई। उसने तुरंत किरण को भी मार्केट पहुंचने को कहा। सालों बाद तीनों उन्मुक्त पंछी की तरह मार्केट पहुंची और उस शॉप पर गई जहां से अनु 4 साल पहले तक टॉयज बनाने का सामान लेती थी। शादी की खरीदारी करने आई अनु अब 2.5-3 साल बाद मार्केट आई थी। कोर्ट कचहरी के बाद उसने आज जाकर बाहर की दुनिया देखी थी। शॉप एक बुजुर्ग अंकल की थी। अनु हमेशा उन्हीं से सामान लेती थी। वे अंकल अनु को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन आज अंकल की जगह एक नौजवान शॉप पर था। उसका नाम ऋषभ था। पता चला अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका बेटा ऋषभ आज शॉप पर बैठा है। अनु ने टेडी बियर की नाप का फर और कैट बनाने के लिए फर खरीदा। ऋषभ को अनु के बनाए टेडी बियर की डिजाइन बहुत पसंद आई। उसने अनु से पूछा कि यदि वे ज्यादा मात्रा में टॉयज बना सकती हैं तो वो अपनी शॉप में सॉफ्ट टॉयज की बिक्री का काउंटर शुरू करना चाहता है। अनु कुछ कहती उससे पहले ही किरण ने हाँ कह दी। अब तो अनु का भी मन लग गया। रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो किरण की बातों से उसी दिन हो चुका था। अभिषेक नाम की सड़ी हुई नर्व वह निकाल कर फेंक चुकी थी। सुधा बराबर उसके लिए पेन किलर का काम कर रही थी। राजीव भी बहुत खुश थे अपनी बहन को सामान्य होता देखकर। अनु घर के कामों में हाथ बटाकर फिर टॉयज बनाने बैठ जाती। दोपहर को सुधा भी उसके साथ फर की कटिंग या सिलाई कर देती। कभी किरण भी आ बैठती। फिर तीनों की खिलखिलाहटों से घर खिलने लगा। अनु फिर से अथर्व और ईशानी को पढ़ाने लग गई थी। बच्चे भी खुश थे। महीने भर में ही उसने पर्याप्त खिलौने बना लिए। एक दिन तीनों बाजार में जाकर टॉय शॉप पर दे आई और नया फर ले आई। अब तो अक्सर अनु, सुधा और किरण का मार्केट में आना जाना लगने लगा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। अनु के बनाए टॉयज लोगों को खूब पसंद आ रहे थे, खूब बिक रहे थे। अनु भी खूब व्यस्त रहने लगी थी। इधर कुछ दिनों से किरण देख रही थी कि शॉप वाला नवयुवक ऋषभ उनके आने के लिए दिन और समय खुद देता था, ताकि उस समय वह खुद अपनी शॉप पर उपस्थित रह सके। फर और अन्य सामान दिखाने में और बात करने में काफी समय उन लोगों के साथ बिताता। स्पष्ट था वह अनु को पसंद करने लगा था। उसके नम्र और सभ्य स्वभाव ने उन तीनों को भी प्रभावित किया था। किरण ने सुधा को इशारा किया तो वो मुस्कुराकर फुसफुसाई। काश ऐसा ही हो, लेकिन अनु के बारे में जानने के बाद क्या वह किरण उसे खींचकर शॉप से बाहर ले आई। उसे अनु के बारे में सब पता है। एक दिन किसी काम से मैं अकेली मार्केट आई थी तो ऋषभ से मुलाकात हो गई। तभी अनु के बारे में बात हुई। वो अनु को बहुत पसंद करता है, अच्छा लड़का है, शादी करना चाहता है उससे। सच? काश अनु मान जाए। सुधा का गला खुशी के मारे रुंध गया। दोनों ने अनु और ऋषभ की ओर देखा। दोनों एक दूसरे में खोए थे। अनु के चेहरे पर एक सरलज अरुणिमा छाई हुई थी। आंखों में ऋषभ के प्रति स्वीकृति के साफ भाव थे। बधाई हो, दवा ने अपना काम कर दिया, सारे दर्द दूर करके जीवन को फिर से स्वस्थ कर दिया, किरण ने कहा और फिर दोनों मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।